दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। इसी तरह कहानी में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज सुनते हैं कहानी का 7वां भाग। मनन वंश के ये शब्द सुनकर दंग रह जाता है और बस उसकी तरफ देखता ही रहता है। फिर कुछ देर तक दोनों शांत बैठे बैठे अपनी चाय की चुस्कियां लेते रहते हैं। चाय की चुस्कियां खत्म होते ही वंश बोल पड़ता है। बता फिर क्या सोचा तूने? मनन कहता है, भाई तेरा बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया है क्या? कभी तो कोई ढंग की बात कर लिया कर यार। ये कोई फिल्म या कोई जासूसी कहानी नहीं चल रही है जो हम एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन करने बैठ जाएंगे। यह सब काम पुलिस का है और उसे ही करने दो। वंश कहता है, तुझे कैसे पता कि वो मर्डर था? हमने तो बस उसे गड्ढे में बॉडी छुपाते हुए देखा है। मनन, भाई रात के अंधेरे में जंगल में कोई शरीफ आदमी किसी की लाश लेकर तो नहीं जाएगा ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, उस रात मनन और वंश ने उस लाश दफनाने वाले आदमी को देख लिया था, क्योंकि वो एक वहाँ के बड़े नेता का बेटा था, रोहन। इसीलिए वंश इतनी दिलचस्पी ले रहा था कि रोहन उस रात उस जंगल में क्या कर रहा था। वो अपने कौन से काले कारनामे उस गड्ढे में दफन करने आया था। जहाँ ये सारी चीज़ें वंश को एक दिलचस्प खेल का हिस्सा लग रही थी, वहीं मनन डर रहा था कि इतने बड़े आदमी के बारे में खोजबीन करने से उन पर और उनके घर वालों पर मुसीबत आ सकती है। मनन कहता है, ठीक है वंश, अगर तुझे सच ही जानना है तो हम सारी बातें पुलिस को जाकर बता देते हैं। पुलिस देख लेगी कि आगे क्या करना है। वंश कहता है, उसमें क्या मज़ा आएगा यार? मज़ा तो खुद पता करने में है कि आखिर माजरा क्या है। मनन कहता है, साले अब आ गया ना अपनी औकात पर। तुझे सच से कोई मतलब नहीं। तुझे बस ये नया खेल मिल गया है टाइम पास करने के लिए। देख भाई, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। पहली बात तो ये कि हम इस चपेड़े में नहीं पड़ेंगे, और अगर फिर भी तुझे कुछ करना है तो पुलिस को जाकर बता देते हैं। जो करना होगा पुलिस करेगी, हम इस झमेले में नहीं पड़ेंगे। वंश कहता है, भाई तू जिंदगी भर डरपोक ही रहेगा। मनन कहता है, तुझे जो कहना है कह ले। तभी वंश के फ़ोन पर दिव्या का कॉल आता है। वंश फ़ोन उठाता है। वंश कहता है, बस आ रहा हूँ 5 मिनट में। तुम वहाँ पहुँच गई क्या? मनन कहता है, दिव्या के साथ कहीं जा रहा है? वंश कहता है, उसके साथ लंच पर जा रहा हूँ। तू चलेगा क्या? अरे भाई तू जा। तुम दोनों के बीच में मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। तूने दिव्या को बताया क्या? वंश ने कहा, हाँ बताया। मनन कहता है, यह सही किया तूने। अब वही तुझे ठीक करेगी। वह तेरे उल्टे सीधे आइडिया ना सब खत्म कर देगी। वंश कुछ नहीं बोला और मनन को एक बार गुस्से की नज़र से देखा और वहाँ से चला गया। दिव्या वंश की गर्लफ्रेंड थी। दिव्या भी वंश और मनन के साथ स्कूल में ही पढ़ती थी और उनसे 2 साल जूनियर थी। दिव्या बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत तेज़ थी। उसे ईश्वर से खूबसूरती और तेज़ दिमाग दोनों ही मिले थे। उसके ऊपर उसके स्कूल के हर एक लड़के की नज़र रहती थी। जब वंश स्कूल में था तभी से वो दिव्या को जानता था। उसके ऊपर कभी इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन कभी कभी आपको बिन मांगे बहुत कुछ मिल जाता है। वंश की माँ और दिव्या की माँ एक दूसरे को कई सालों से जानते थे, और एक बार वंश के घर में एक फंक्शन था जिसमें दिव्या भी अपनी माँ के साथ आई हुई थी। उस समय वंश स्कूल से पास आउट हुआ था और दिव्या उस समय 10वीं क्लास में पढ़ती थी। यूँ तो दिव्या और वंश ने एक दूसरे को स्कूल में कई बार देखा था, लेकिन उनकी बात पहली बार उस फंक्शन में ही हुई थी। उस बातचीत के दौरान दिव्या को वंश की एक बात अच्छी लगी थी। वह यह थी कि जब भी दिव्या से कोई लड़का बात करता था तो वह बातचीत कुछ मायनों में ईमानदार नहीं होती थी, क्योंकि उसमें दिव्या को इम्प्रेस करने की चाहत कहीं ना कहीं छुपी होती थी, और इस चीज़ को दिव्या बहुत जल्द समझ जाती थी। लेकिन जब उसने वंश से बात की तो उसे ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि वंश की नीयत में कोई संदेह हो, या फिर वह सिर्फ दिव्या को इम्प्रेस करने के लिए कुछ कह रहा हो। वंश ने दिव्या के साथ किसी साधारण लड़की की तरह ही व्यवहार किया, और यही बात दिव्या को काफ़ी अच्छी लगी।
उस रात उन दोनों की बातचीत शुरू हुई। वह करीब 1 साल तक दोस्ती के रूप में चली। फिर एक दिन वंश ने दिव्या को बताया कि वह उससे प्रेम करने लगा है और दिव्या ने भी अपने प्रेम का इजहार उससे कर दिया। दिव्या के एक दूर के रिश्तेदार आईएएस अधिकारी थे और उन्हीं से प्रभावित होकर दिव्या ने भी यही निश्चय कर लिया कि वह भी एक आईएएस अधिकारी ही बनेगी। दिव्या ने 12वीं की परीक्षा में पूरे संभाग में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए थे। उसने स्कूल खत्म होने के बाद वंश और मनन के ही कॉलेज में बीए में एडमिशन ले लिया और खुद से ही यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। उसने यह तय कर लिया था कि वह 3 साल खुद से तैयारी करेगी और जब तक उसकी ग्रेजुएशन पूरी होगी और फिर उसके बाद वह दिल्ली चली जाएगी तैयारी के लिए। दिव्या एक रेस्टोरेंट में टेबल पर अकेली बैठी है और वंश के आने का इंतज़ार कर रही है। कुछ ही देर में वंश भागता हुआ दिव्या के पास आता है। दिव्या कहती है, यार तू खाली इंसान है, लेकिन तुझे पता है ना मुझे तो पढ़ाई करनी पड़ती है। कब से तेरा वेट कर रही हूँ। वंश कहता है, अरे सॉरी ना, मैं वो मनन के साथ था। कितनी देर से उसको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। दिव्या, तुम उसके बिना कोई काम नहीं कर सकती क्या। वंश कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, या फिर शायद ऐसा कहूँ कि हाँ ऐसी ही बात है। मैं अकेले कैसे कर पाऊँगा सब। कितना कुछ करना पड़ेगा, कितने सारे सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। अभी तो मैं यह भी नहीं जानता कि वह लड़की कौन थी जिसकी बॉडी को रोहन भैया ने उस रात को गाड़ा था। सबसे पहले तो तू उसे भैया कहना बंद कर। मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरी पूरी मदद करूँगी। फिर हम शुरू करेंगे तो मनन को भी हमारे साथ आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे दिव्या का एक खुद का निजी स्वार्थ छुपा हुआ था जिसके बारे में वंश और मनन को कोई खबर नहीं थी। दोस्तों, बने रहिए इसी तरह इस कहानी में। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।